सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। हमने पार्ट ए और बी पिछले लेक्चर में सॉल्व किए। अब जो आखिर के दो पार्ट्स हैं उसको तो इंशाल्लाह हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। अच्छा, एक चीज़ आगे बढ़ने से पहले, एक एरर हमसे लास्ट क्वेश्चन में हो गया। ये कैलकुलेशन एरर था कि यहाँ पे 962,800 हमने टोटल कर लिया, इंस्टेड इट वाज इक्वल्स टू 1.07 मिलियन। और इसी का इम्पैक्ट नीचे बैलेंस कैरी डाउन पे भी आ रहा है कि इट्स नॉट 989, इंस्टेड इट इज़ 984,900। तो ये एक सिंपल कैलकुलेशन करते हुए एरर हो गया, अदरवाइज एवरीथिंग इज़ करेक्ट ओवर हियर। अच्छा, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट पार्ट में हमसे एग्जामिनर कह रहा है दैट वी हैव टू प्रिपेयर द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन नाउ। तो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन हम अपने पास एक ड्रॉ कर लेते हैं, थोड़ा सा उसका फॉर्मेट कर लेते हैं अपने पास और उसको स्टार्ट करते हैं। हम दो कॉलम्स बना लेते हैं एंड लेट्स स्टार्ट विद नॉन करेंट एसेट्स। अच्छा, तो नॉन करेंट एसेट्स कौन कौन से हैं हमारे पास, उनको देखें। तो हमारे पास यहाँ पे दो नॉन करेंट एसेट्स आ रहे हैं, एक फर्नीचर एंड इक्विपमेंट आता है और एक प्रॉपर्टी आता है। अच्छा, दोनों की जो वैल्यूज़ यहाँ पे प्रोवाइडेड हैं, ये दोनों वैल्यूज़ ही फाइनेंशियल पोजीशन में रिकॉर्ड नहीं होंगी, बल्कि इन दोनों में कोई ना कोई चेंजेस आए हैं। पहले अगर फर्नीचर की बात की जाए तो फर्नीचर की हमने यहाँ पे वर्किंग की हुई है ओवर हियर। वो वर्किंग ये थी कि हमने डेप्रिसिएशन गलत चार्ज करवा दी थी, जिसकी वजह से द कैरिंग अमाउंट वाज इनकरेक्ट ओवर हियर। द ओरिजिनल कैरिंग अमाउंट एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर वाज एक्चुअली 520,000 और हमें डेप्रिसिएशन 104,000 की चार्ज करवानी थी। तो द कैरिंग अमाउंट और द बुक वैल्यू एट द एंड ऑफ द ईयर शुड बी इक्वल्स टू $416,000। अगर हम इन दोनों का डिफरेंस ले लें तो इसको रिकॉर्ड कर लेते हैं। मेरे पास है फर्नीचर एंड इक्विपमेंट एंड द वैल्यू इज ऑफ $416,000। अच्छा, दूसरे एसेट पे आते हैं, दैट वाज रिगार्डिंग द लैंड, द प्रॉपर्टी। द प्रॉपर्टी की यहाँ पे वैल्यू दी हुई है 785,400, लेकिन जब हम स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बना रहे थे तो हमें बताया था एग्जामिनर ने इन पॉइंट नंबर 3 ओवर हियर कि इसको रीवैल्यू करके 680,000 पर ले आया गया है। सो द वैल्यू दैट वी विल बी रिकॉर्डिंग इन अवर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ओवर हियर वुड बी $680,000। तो यहाँ पे हम प्रॉपर्टी लिख लेते हैं विच इज़ 680,000। दोनों नॉन करेंट एसेट्स का टोटल भी कर लेते हैं। दिस इज 1,096,000। अच्छा, नॉन करेंट एसेट्स के बाद वी हैव द करेंट एसेट्स। करेंट एसेट्स के अंदर हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं। सो वी हैव ओवर हियर फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स द इन्वेंट्री। इन्वेंट्री की भी वैल्यू 57,300 नहीं है, बल्कि पॉइंट नंबर 1 में हमें एग्जामिनर ने कहा था दैट द क्लोजिंग इन्वेंट्री हैड बीन ओवर स्टेटेड बाय 4,500। तो इसको हमें इसकी एक्चुअल वैल्यू पे लाने के लिए 4,500 को माइनस करवाना पड़ेगा। तो ये वैल्यू हो जाएगी 52,800। इसको रिकॉर्ड करते हैं अपने पास। दिस इज 52,800। क्या और कोई करंट एसेट्स हैं बिजनेस में? तो बिजनेस में वी हैव ट्रेड एंड अदर रिसीवेबल्स, जिसकी टोटल वैल्यू है 33,400। अब इससे लिंक हमारे पास कोई और एसेट्स रिसीवेबल की कोई एडजस्टमेंट नहीं थी, तो इसको हम एज इट इज़ रिकॉर्ड कर लेंगे। Here is 33,400 हमारे पास है ट्रेड एंड अदर रिसीवेबल्स। अच्छा, एक और करंट एसेट मुझे याद आ रहा है, दैट वाज अ प्रीपेड एक्सपेंस ओवर हियर, जो कि पॉइंट नंबर 2 से पर्टेन करता था। दैट डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट इंक्लूडेड अ टोटल कॉस्ट ऑफ 9 month एडवर्टाइजिंग कैंपेन फॉर 32,400।
विच विल एंड ऑन 31st May 2025। तो 9 में से 5 महीने का एक्सपेंस हमने एज अ प्रीपेड रिकॉर्ड करना था। प्रीपेड एक्सपेंस इज ऑलवेज अ करेंट एसेट फॉर अस। तो ये प्रीपेड एक्सपेंस ऑफ $18,000 will be recorded in the statement of financial position। तो इसको हम प्रीपेड एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लेते हैं विच इज $18,000। आई गेस हमने सारे यहाँ पे करंट एसेट्स भी रिकॉर्ड कर लिए हैं, तो इसका भी टोटल करते हैं। सो दिस विल कम अप टू 104,200 and the total assets should be equals to 109,600. So this is 1,200,200. This is the total assets. Let's move towards the equity section now. And for equity we have already made all the calculations in the statement of financial position. So let's just simply record the numbers from there. तो यहाँ पे हमें शेयर कैपिटल और रिटेन्ड अर्निंग्स का ही नंबर लिखना है, बाकी दो तो ज़ीरो हैं, तो हम उसको यहाँ पे ना भी लिखें तो इट्स नॉट अ बिग डील। तो शेयर कैपिटल लिख देते हैं 900,000। और हमारे पास यहाँ पे क्या है, वी हैव 84,900 का रिटेन्ड अर्निंग्स। तो हमारे पास जो टोटल इक्विटी यहाँ पे बनती है दैट इज 984,900। अच्छा, इसके बाद हमारे पास कुछ करंट लायबिलिटीज़ होंगी। करंट लायबिलिटीज़ क्या हैं उनको भी देखते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास एक बैंक ओवरड्राफ्ट आ रहा है 17,800 का, और हमारे पास यहाँ पे प्रोवाइडेड है ट्रेड एंड अदर पेएबल्स भी। अच्छा, पेएबल्स के अंदर अलबत्ता एक एडजस्टमेंट ज़रूर आएगी यहाँ पे, विच इज़ फ्रॉम पॉइंट नंबर 4 ओवर हेयर। वो क्या कहता है, वो कहता है कि डिबेंचर इंटरेस्ट इज पेएबल एवरी हाफ ईयर एंड नो एडजस्टमेंट हैड बीन मेड फॉर द पेमेंट ड्यू ऑन 28 फरवरी 2025। तो अदर पेबल्स में एक मज़ीद ये 4,000 का मज़ीद हमारा इंटरेस्ट ऐड हो जाएगा। सो द अदर पेबल्स वुड नाउ बी 28,700 प्लस 4,000, ये होता है 32,700। तो इन दोनों को भी रिकॉर्ड करते हैं। ट्रेड एंड अदर पेबल्स 32,700 और हमारे पास बैंक ओवरड्राफ्ट है यहाँ पे विच इज़ इक्वल्स टू 17,800। ठीक है। अच्छा, हमारे पास क्या कोई और यहाँ पे करंट एसेट रह गया है, तो करंट एसेट देख लेते हैं। नो सॉरी, करंट एसेट नहीं, करंट लायबिलिटी हमारे पास कोई और रह गई है। तो करंट लायबिलिटीज़ में हमने ओवरड्राफ्ट कर लिया और हमने अदर पेबल्स को भी रिकॉर्ड कर लिया। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ हमारी यहाँ पे करंट लायबिलिटीज़ में रह गई है, दैट इज़ द प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। टैक्सेशन का हमने एक एस्टिमेट अपने पास रिकॉर्ड किया है, इट हैज़ नॉट बीन पेड येट। तो जब तक वो पे नहीं हो जाता वो एज अ लायबिलिटी ही रिकॉर्ड होगा। तो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन भी यहाँ पे हमें रिकॉर्ड करना पड़ेगा। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन 14,800।
ये भी रिकॉर्ड कर लिया। तो नाउ वी आर डन विद ऑल ऑफ द करंट लाइबिलिटीज एज वेल। फाइनली हमें एक डिवेंचर्स को रिकॉर्ड करना है जो कि 2025 में रीपे होने हैं, नेक्स्ट ईयर में रीपे होने हैं। तो ये हमारे नॉन करंट लाइबिलिटीज़ का पार्ट बन जाएगा एज $150,000। नॉन करंट लाइबिलिटीज़ जहाँ पे हमारे पास आ जाएंगे डिवेंचर्स। तो सारी चीज़ों को यहाँ पे मज़ीद टोटल कर लेते हैं। करंट एसेट्स, टोटल एसेट्स हम मैंने कर लिया था, करंट लाइबिलिटीज़ का टोटल करें तो ये बनता है 65,300। और इक्विटी और और टोटल लाइबिलिटीज़ को अगर ऐड किया जाए तो 984,900 प्लस 150,000, तो ये भी हमारे पास नंबर कैलकुलेट हो गया 1200,200। दिस इज टोटल इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़। तो यहाँ तक हमने अपनी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन को कंप्लीट किया। आई होप फाइनेंशियल पोजीशन क्लियर हो रही हो। अगेन नथिंग डिफ़िकल्ट ओवर हियर, बेसिक सी चीज़ें थी। अब अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। ये एक थियोरेटिकल पार्ट है, इसको डिस्कस करते हैं। कहते हैं द डायरेक्टर्स आर कंसिडरिंग 2 ऑप्शंस ऑफ फाइनेंसिंग द रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स इन 2025। ठीक है, 2025 में क्योंकि हमारे डिबेंचर्स रिडीम हो रहे हैं यानी कि पे बैक हो रहे हैं, तो हमें अब फाइनेंसिंग के लिए कुछ ऑप्शंस कंसिडर करने पड़ेंगे। हमारे पास यहाँ पे 2 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए में कहता है कि मेक अ न्यू इशू ऑफ 250,000 ऑर्डिनरी शेयर्स जिनकी वैल्यू $0.6 की होगी। किस तरह के? ऑर्डिनरी शेयर 0.5 है और दे विल बी इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ $0.1। अच्छा, और ऑप्शन बी है कि दोबारा से डिबेंचर्स इशू कर दो मज़ीद 5 सालों के लिए, तो वो 2030 में हमारे रीपे हो रहे होंगे। अच्छा, एग्जामिनर ने हमसे बोला है, एडवाइस मांगी है, एडवाइस द डायरेक्टर्स विच ऑप्शन दे शुड चूज एंड जस्टिफाई योर चॉइस बाय कंसिडरिंग द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ बोथ ऑप्शंस। तो देखो, दोनों ऑप्शंस के ही हमारे पास कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्लियरली नज़र आ रहे हैं। पहले ऑप्शन ए की बात करें तो ऑप्शन ए के अंदर हम इक्विटी के थ्रू अपनी फाइनेंसिंग की तरफ जा रहे हैं। तो इक्विटी के थ्रू फाइनेंसिंग का एक फ़ायदा ये होता है दैट यू डोंट नीड टू पे बैक। अगर हम यहाँ पे ऑप्शन ए को डिस्कस करें तो देर इज़ नो नीड टू पे बैक। ये अमाउंट वापस नहीं करना, ये तो इन्वेस्टमेंट है कंपनी में। तो ठीक है भाई, आपकी जान छूट गई, आपके ऊपर कोई लाइबिलिटी नहीं आ रही। अच्छा, सेकेंडली कंपनी के नेट एसेट्स भी इंक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, ये भी एक फ़ायदा है। और हमारे पास क्या यहाँ पे एडवांटेज आ जाता है, और यहाँ पे हमारे पास एडवांटेज ये आ जाता है कि यार ये शेयर होल्डर्स हैं कंपनी के, तो वी आर नॉट, क्या कहते हैं, देयर इज़ नो ऑब्लिगेशन टू पे डिविडेंड टू दिस पीपल। दुनिया का कोई कानून नहीं आपको, क्या कहते हैं, पाबंद करता है इस चीज़ के कि आपने अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पे करना ही करना है। देयर इज़ नो ऑब्लिगेशन ओवर यू। हाँ, आप कर देते हो, इट्स अ गुड थिंग, लेकिन आप नहीं कर रहे तो शेयर होल्डर इस बात पे आपके ऊपर केस नहीं कर सकता, आपको कोर्ट में नहीं ले जा सकता। हाँ, अगर आप डिबेंचर्स के ऊपर इंटरेस्ट पे नहीं करोगे तो डिबेंचर होल्डर वो आपके ऊपर ज़रूर केस कर सकता है, बिकॉज यू आर ऑब्लिगेटेड टू पे द इंटरेस्ट, द फिक्स अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट टू दैम। अच्छा, सेकेंडली क्या कहते हैं, ये क्योंकि हमारे शेयर होल्डर्स होंगे, बिजनेस के शेयर होल्डर्स बढ़ जाएंगे, तो ऑफ कोर्स इनके पास वोटिंग राइट्स आ जाएंगे, ये अपने वोटिंग राइट्स को एक्सरसाइज कर सकते हैं। अच्छा, और क्या कहते हैं, ऑप्शन बी की तरफ अगर हम मूव करें तो ऑप्शन बी में हमारे पास क्या यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि यार आपकी, क्या कहते हैं, इक्विटी के अंदर कोई अगेन इंक्रीज नहीं आ रहा, दीज पीपल आर नॉट द शेयर होल्डर्स, तो ये किसी किस्म की वोटिंग राइट्स में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। कल को हमें थ्रेट नहीं कर सकते वोट के ज़रिए कि यार, क्या कहते हैं, हमारे पास वोटिंग राइट है तो हम किसी डायरेक्टर को, क्या कहते हैं, बोर्ड से हटा देते हैं, सीईओ को चेंज कर देते हैं। ये ऐसी कोई चीज़ नहीं कर सकते, दे वोंट बी हैविंग एनी राइट्स। अच्छा, लेकिन इन लोगों को आपको फिक्स अमाउंट ऑफ डिविडेंड पे करना होगा। तो
दैट इज़ समथिंग टू कंसिडर कि क्या कंपनी के पास अगले 5 सालों में इतना कैश अवेलेबल है कि वो हर साल पहले तो डिवेंचर पे इंटरेस्ट पे करती रहे, और फिर 5 साल के बाद 2030 में क्या अगेन इतना कैश दोबारा अवेलेबल होगा दैट वी कैन क्या कहते हैं रिडीम दीज डिवेंचर्स, क्योंकि 5 साल बाद ये दोबारा से रिडीम हो रहे होंगे। तो यानी कि हमारी फाइनेंस कॉस्ट भी इंक्रीज़ हो रही है, एट द सेम टाइम हमें 5 साल बाद ये पैसे वापस भी करने हैं। तो ये इसका डिसएडवांटेज है। और दूसरा हमारे पास यहाँ पे और क्या चीज़ें हम मज़ीद यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। हम यहाँ पे आई गेस दीज आर इनफ पॉइंट्स, और कोई यहाँ पे आई डोंट थिंक कि हमें यहाँ पे मज़ीद कुछ ऐसा डिस्कस करने की ज़रूरत है। यूजुअली आप 3 पॉइंट्स एज एन एडवांटेज डिस्कस कर रहे हो तो, या 3 पॉइंट्स एज अ डिसएडवांटेज डिस्कस कर रहे हो तो, एंड 1 पॉइंट आपके डिसीजन मेकिंग के लिए होता है। तो दिस इज़ इनफ। You can choose for both options, either go for option A or you can even go for option B as well. तो आई होप पार्ट बी भी क्लियर हो रहा होगा। कोई बहुत मुश्किल सवाल नहीं था, और 30 मार्क्स का क्वेश्चन था, तो एग्ज़ाम में इस तरह का क्वेश्चन है तो ये काफ़ी स्कोरिंग हमारे लिए हो सकता है, बिकॉज देयर इज़ नथिंग टेक्निकल, नथिंग डिफ़िकल्ट ओवर हियर। तो आई होप सारी चीज़ें क्लियर होंगी, और इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम मज़ीद पास पेपर्स की प्रैक्टिस करते हैं। थैंक यू।